जय शंकर। महाराज, आप सभी को जैसा कि मैं लाइव आता हूँ तो मेरा लाइव आने का मेन मोटिव होता है परिवारों को बचाना, परिवारों को बसाना। जिस तरह से 2018 सितंबर में आईपीसी 497 हटाई गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कहा जाए घर घर में कोठा बन गया, परंतु इस बात को मानने को हर कोई तैयार नहीं होता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मानता है या कौन नहीं मानता है। मुझे अपनी बातों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस विश्व के घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में, भारत में घर घर कोठा बन गया है, कहीं उनके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो सच्चाई है, आज देखिए 2018 से जब हटाया गया था आईपीसी 497 यानी धारा 497 जब से हटाई गई थी, तब से परिवारों में देखा जा रहा था कि पति के नाजायज संबंधों को तो जगत में उजागर है, दुनिया जहान में जगत में उजागर है। सभी को पता है कि पतियों के नाजायज संबंध अनेकों बार पकड़े गए हैं, परंतु 2017 के बाद से 2018 सितंबर के बाद से जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी 497 हटाया गया, तब से पतियों से कई गुना ज्यादा पत्नियों के नाजायज संबंधों को पकड़ा गया। इस कंडीशन में क्रिएटिंग हो गई कि आज घर भी पति का, बिस्तर भी पति का, बिजली पानी सब पति का, परंतु पत्नी किसी और के साथ मजे मार रही है उसी घर में, उसी बेडरूम में, जो पति का बेडरूम है उसी बेडरूम में, और एसी में एसी चलाकर, यानी दूसरे के साथ सुहाग दिन सुहाग रात मना रही है, परंतु पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। अभी अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता तो बहुत सारे लोग, वकील और एनजीओ हंसेंगे, बहुत सारे वकील और एनजीओ हंसेंगे और वो क्या कहेंगे, क्यों नहीं कर सकता? एविडेंस निकाले और एविडेंस ले जाकर कोर्ट में सबमिट करे और पत्नी से बगैर मेंटेनेंस दिए छुटकारा पा ले। परंतु क्या हिंदुस्तान में तलाक इतना आसान है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में तलाक इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि हिंदुस्तान में तलाक लेना पुरुषों के लिए एक असंभव जैसी चीज है। हाँ, यहाँ पे उसी पुरुषों का तलाक हो सकता है जो एमपी हो, जो एमएलए हो, जो वकील हो, जो पुलिस वाला हो, उनके तलाक होना आसान होता है। परंतु उसमें भी मैं आपको बता दूं, काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, अगर आप लोगों को याद होगा कि झारखंड में एक रामगढ़ जिला है, रामगढ़ के डीजीपी जो थे, उन्होंने उनकी पत्नी जब उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, तब उन्होंने अपने सरकार से, अपने कानून से, अपने डिपार्टमेंट से बहुत तरीके से मदद मांगी, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। जब उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिली तो उन्होंने थक हार कर इसी सोशल मीडिया, इसी फेसबुक का सहारा लिया, तब जाकर कहीं ना कहीं उनको इंसाफ मिला। यानी देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम इंसाफ ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब 2018 सितंबर में आईपीसी 497 हटाया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा था कि जो धारा 497 है जो हटा दी गई है वो कभी वापस नहीं आएगी। परंतु 2023 के सत्र में, लास्ट में, जब बीजेपी सरकार 2024 के चुनाव का इलेक्शन लड़ रही थी, तब उन लोगों ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को बोला था कि अगर 2024 में हमारी सरकार आती है तो शादी के बाद नाजायज संबंधों को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, उसको वापस अपराध की श्रेणी में लाकर स्त्री और पुरुष जो नाजायज संबंधों में पकड़े जाएंगे उनको 7-7 साल की सजा का प्रावधान होगा। ये अमित शाह जी द्वारा दिया गया बयान था पार्लियामेंट में, जो कि उन्होंने पूरा किया और आज हमारे हिंदुस्तान में जो है ये धारा वापस आ चुकी है। परंतु इसको भी लेकर के कई सारी चीजें हैं कि इस चीज को लोग, यहाँ पर जो हिंदुस्तान के वकील हैं, जितने भी वकील हैं, इन लोगों ने इस चीज पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया है। इन लोगों ने वही जो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था उसी धारा को लेकर ये लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, पहले जब ये धारा हटाई गई थी तो हमारा
देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसको चौथा स्तंभ हमारे देश का कहा जाता है, मीडिया, उस समय मीडिया ने इन चीजों को बहुत तेजी से हाईलाइट किया था कि अब शादी के बाद नाजायज संबंध अपराध नहीं होंगे। इस चीज को इतनी बुरी तरह से हाईलाइट किया था कि 2018 से 2024 के बीच में गंध इतनी बुरी तरह से फैली कि आप सोच नहीं सकते। जो तलाक के केस 50% थे, आज 150% हो चुके हैं। ठीक है, जब 2024 में इस धारा को वापस लाने की बात हुई कि पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट में ये सब चीजें पास हुई, तो उसके बाद हमारी जो चौथा स्तंभ है वो कहीं सो गया है। चौथा स्तंभ बोल नहीं रहा है। चौथा स्तंभ ये नहीं बता रहा कि अब अगर शादी के बाद नाजायज संबंधों में पकड़े जाओगे तो हमारे गृह मंत्री द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा एक कानून लाया गया है जिसमें 7 साल का सजा का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि अगर इस चीज को हाईलाइट किया जाएगा तो घर टूटने बंद हो जाएंगे। घर टूटने बंद हो जाएंगे क्योंकि नाजायज संबंध होने बंद हो जाएंगे तो घर टूटने बंद हो जाएंगे। घर टूटने बंद हो जाएंगे तो वकीलों और पुलिस का धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, आज अगर मैं इस बात में कहता हूं, मान लीजिए किसी भी केस को ले लेते, किसी एक्स वाई जेड किसी भी केस को ले लेते हैं। अब इस केस में एक चीज होती है, मान लीजिए अगर जज को लगता है कि जिस पर एलिगेशंस लगाया गया है वो दोषी है, और अगर वो डिमांड कर रहा है नार्को टेस्ट की, ब्रेन मैपिंग की, पोलियोग्राफी की, तो फिर उसकी बात को अहमियत क्यों नहीं दी जाती? उसके बात को अहमियत दे करके जिसने एलिगेशंस लगाया है उसके नार्को टेस्ट को कराया जाए, उसके ब्रेन मैपिंग को कराया जाए, उसके पोलियोग्राफी को कराया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके तो जल्द से जल्द इंसाफ कब मिलेगा? जब नार्को टेस्ट होगा, जब ब्रेन मैपिंग होगी, जो पोलियोग्राफी जैसे टेस्ट हो गए। तो ये जो लंबे केसेस चल रहे हैं जिनके लिए सरकार बड़ी कहती है कि हम बड़ी दुखद के साथ कहते हैं कि जी कोर्ट में लंबे लंबे समय तक केस चलते हैं। कोर्ट में लंबे केस इसीलिए समय तक चलते हैं क्योंकि जब एक आदमी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी की मांग कर रहा है तो वो जज जो है खुद ही, नहीं कोई जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत है भाई? अगर जिस पर आरोप लगाया गया है, अगर वो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी की मांग कर रहा है तो उसका भी न्यायिक अधिकार है, उसको भी न्याय पाने का अधिकार है। अगर उसको न्याय पाने का अधिकार है तो फिर उसके कहे मुताबिक नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग या पोलियोग्राफी टेस्ट कराया जाना चाहिए जिसने एलिगेशंस लगाए हैं। परंतु ऐसा हमारे संविधान में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब कहा जाता है पीड़ित पुरुषों से, पीड़ित परिवारों से जो भुगत रहे हैं, जिनके जैसे अतुल सुभाष थे। अतुल सुभाष जब इनके साथ केस हुआ था तो ये मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको बोला था कि आप हमारी तरह सोशल मीडिया पे बोलिए, आप हमारी तरह सोशल मीडिया पे बोलिए। तब इन्होंने कहा था मैं बहुत बड़ी एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, सेफ इंडियन फैमिली एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। अरे कहाँ गई वो सेफ इंडियन फैमिली? आज कहाँ गई आज वो एनजीओ जो अतुल सुभाष को इंसाफ नहीं दिला पाई, या अतुल सुभाष आज लटक के चले गए ऊपर? अगर अतुल सुभाष हमारी तरह बोल रहे होते तो लटकते नहीं, लटका देते। अगर अतुल सुभाष हमारी तरह बोल रहे होते तो लटका देते। अगर आज वो जो नीला ड्रम का देखा था, नीला ड्रम वाला केस आप लोगों ने देखा होगा ना, नीले ड्रम का क्या केस था? अगर नीले ड्रम के केस वाले व्यक्ति ने हमारी वीडियोस पर थोड़ी सी, कहते हैं क्या कहा जा सकता है, गंभीरता से विचार किया होता तो कभी नीले ड्रम में पैक नहीं होता। नीले ड्रम में वो पैक कर देता। अगर आज हमारी इन वीडियोस को देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, तो सब्र करिए, थोड़ा इंतजार करिए। कोई ना कोई आपका नीले ड्रम में पैक होगा, कोई ना कोई फांसी पे झूलेगा, कोई ना कोई काट करके ब्रीफ केस में भर दिया जाएगा, कोई ना कोई काट करके जो है अपने खुद के बेडरूम के फर्श में दफना दिया जाएगा। ऐसा होगा और चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा, निरंतर चल रहा है। किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का भाई, किसी का बेटा दबाए जा रहे हैं और दब रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद दब रहना चाहिए, उनको खुद को दबना चाहिए। दबेंगे वो क्योंकि वो दबने के इच्छुक है। जी हमारे साथ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो तुम्हारे किसी रिश्तेदार के साथ तो हुआ होगा,
पता करो, तुम्हारे किसी चाचा के साथ हुआ हो, तुम्हारे किसी भाई के साथ हुआ हो, तुम्हारे किसी दोस्त के साथ हुआ हो, तुम्हारे यार के साथ हुआ हो, किसी के साथ तो हुआ होगा, कि तुम्हारे पड़ोसी के साथ हुआ हो। अरे अगर ये हो रहा है तो उसको ये वीडियो दिखाओ, उसको कहो कि भैया देखो समय है, आओ यहाँ पर बोलो। और जिनके साथ नहीं हो रहा है वो भी सब्र, संभल जाओ। उनसे भी मैं कहूंगा कि संभल जाओ, वक्त आ गया है कि आज ही उठा लो आवाज। स्त्री पुरुष के जितने भी केसेस है उन सब में नार्को टेस्ट होना चाहिए, उन सब में ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए, उन सब में पोलियोग्राफी होनी चाहिए। स्त्री पुरुष के केसेस को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चलना चाहिए, ये निचली अदालत में नहीं। कभी निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट है, निचली अदालत में ही खून चूस लिया जाता है पीड़ित पुरुष और पीड़ित परिवारों का। क्यों? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, परंतु औरत नहीं आएगी, उसके खिलाफ वारंट नहीं निकलता। अगर एक औरत जो है इल्जाम लगाकर वो ना आए, कोर्ट में ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो उसे हर तारीख पे आना है, वो हर तारीख पे जाए, हर तारीख पे हाजिरी दे कि हाँ जी सर मैं आ गया हूं, है। सारा दिन कोर्ट में बर्बाद करे और फिर जो है महीने का मेंटेनेंस भी दे। मैंने अभी एक जल्दी हम एक ऐसा टॉपिक लाने वाले हैं कि जो औरत कहती है मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर वो अपने पति से मेंटेनेंस क्यों मांगती है? क्यों मांगती है भाई? जब तुम्हें अपने बच्चे से इतना ही प्रेम है तो तुम पालो अपने बच्चे को, फिर पति से मेंटेनेंस की जरूरत ही मत करो ना। कि पति क्यों कहे, पति क्यों दे मेंटेनेंस, किस बात के लिए मेंटेनेंस दे पति? जरूरत ही नहीं है कि पति मेंटेनेंस दे। तुम्हारा बच्चा, तुम अपने बच्चे से प्यार करती हो, तुम अपने बच्चे के बगैर रह नहीं सकती हो, तो तुम उसका खर्चा उठाओ ना, पति क्यों उठाओ? और अगर तुम पति से खर्चा चाहती हो तो बच्चे को छोड़ दो, बच्चा पति पालेगा, तुम क्यों पालो? अब कहो जी मैं माँ हूं, तुम माँ हो तो तुम खर्चा उठाओ, तुम माँ हो तो तुम खर्चा उठाओ, फिर तुम पति से खर्चा मत मांगो। इन लोगों ने मातृत्व को, हिंदुस्तान के संविधान ने, हिंदुस्तान के कानून ने, हिंदुस्तान की महिलाओं ने, हिंदुस्तान के महिला आयोग ने मातृत्व को कमाने का धंधा बना लिया है, पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से कमाने का धंधा बना लिया। जिसको हम लोग, विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, क्षमा प्रवीण समान अधिकार आयोग निरंतर कहता है समझ जाओ, आओ इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर बोलना सीख लो, आओ इस प्लेटफॉर्म पर बोलना सीख लो। अगर इस प्लेटफॉर्म पे बोलना सीख लोगे तो तुमको और तुम्हारी आने वाली जनरेशन को, हिंदुस्तान के आने वाली जनरेशन को, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को सांस लेने की आजादी मिल जाएगी। पहले ये जो जितने भी पुरुष आयोग के लोग हैं, जितने ये वकील हैं, क्या कहते थे? अरे अब शादी करने की जरूरत नहीं है, लिव इन में रह लो। परंतु पता है अब लिव इन में भी रहने के लिए कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, यानी अब फुल मैरिज नहीं है, हाफ मैरिज हो गई। उसमें भी कंडीशन यही है कि अगर औरत कह देगी कि जी इसने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो चल बेटा अंदर, चल बेटा अंदर। हाफ मैरिज में भी तुम अंदर जाएगा और फुल मैरिज में भी तुम अंदर जाएगा। तो ये वकील लोग, ये एनजीओ लोग जो हैं, जो पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग खाली झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जितने भी पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ने वाले वकील हैं, सबकी चैम्बर में जाइए, सबके चैम्बर में जाके देखिए, सब ने औरतों के केस ले रखे हैं। क्यों ले रखे हैं? अगर ये पुरुषों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये इनको कह देना चाहिए हम किसी भी महिला का केस नहीं लेंगे। महिला का केस आता है तो अपने दोस्त यारों को भी रेफर कर देते हैं कि तुम ले लो भैया। यानी कमाने का धंधा फुल प्रूफ बना के रखा हुआ है आज तक। आपको पता है जब 30,000 कोर्ट में एक वकील को थप्पड़ लगा था तो पूरे हिंदुस्तान का कोर्ट बंद हुआ था। परंतु जब 497 हटाई गई थी, IPC 497, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का घर घर कोठा बना, जिसकी वजह से 2018 के बाद से 2024 तक, 25 तक घर घर कोठा बन गया। तब इनमें से ना तो किसी वकील ने बोला, ना किसी एनजीओ ने बोला, ना किसी धर्मगुरु ने बोला। किसी ने नहीं बोला, ना कोई धर्मगुरु ने बोला, ना किसी एनजीओ ने बोला, ना किसी वकील ने बोला। अगर किसी ने बोला तो वो है सिर्फ विशाल गौरव समान अधिकार आयोग, निर्मला दिनेश समान अधिकार आयोग गुजरात और
राजस्थान हरियाणा समान अधिकार आयोग, जो इस समय प्रवीण समान अधिकार आयोग, इसके अलावा किसी ने नहीं। यही सबसे बड़ी आज हम कहते हैं कि भैया जिनके घरों में, जिनके साथ आज ये कंडीशन है कि देखिए शादीशुदा औरतें, जैसे पहले शादीशुदा पतियों के अफेयर चलते थे, आज शादीशुदा औरतों के अफेयर चलते हैं। उन पर कितना भी आप रोक लगा लो, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगर रोक लगाने जाओगे तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो जाओगे, आपके ऊपर केस बना दिया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस। जो औरत एक के साथ लगी हुई है उसको क्या है, थोड़ी देर के लिए पुलिस वालों के साथ भी लगना है, पुलिस वालों को भी मुंह लगा लेगी, तुम्हारे ऊपर केस बना देगी। तो आज हमारे देश में महिलाओं द्वारा पुरुषों पे लगाए जा रहे एलिगेशन का सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र तोड़ है, वो है उस महिला का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी। ये 3 चीजों में से एक चीज करा दो, उस महिला कितनी सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं हमेशा इस बात को क्या कहता हूं, और मैं हमेशा इस बात के लिए यही कहूंगा कि जो लोग इस बात से सहमत हैं वो लाइव हैं। हमारी डिमांड है होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्ल दिखाई जाए। जो महिला क्राइम कर रही है उसका शाम के 6 बजे के बाद भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, जो कि हमारे संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या महिलाएं क्राइम नहीं कर रही हैं? क्या महिलाएं घर नहीं लूट रही हैं? क्या महिलाएं मर्डर नहीं कर रही हैं? आपको पता होगा पूना के यरोड़ा जेल में, जिस यरोड़ा जेल में संजय दत्त बनता, उसी यरोड़ा जेल में 42 बच्चों की, 5 साल से कम उम्र के 42 बच्चों की निर्ममता से हत्या करने वाली 2 बहनें बंद हैं। उनको राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दे दी जा चुकी है, परंतु आज तक उनको फांसी नहीं हुई। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शबनम रानी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति परिवार के 7 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी, उसको भी फांसी की सजा राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हो चुकी है, परंतु उसको भी आज तक फांसी नहीं हुई। इसका कारण कौन है? इसका कारण भारत का संविधान नहीं है, इसका कारण है भारत की वो जनता, जिसको ये समझना चाहिए कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर पुरुष जब रेप करता है तो उसको फांसी की सजा होती है, तो जब एक महिला 42 बच्चों को मार रही है, जब एक महिला एक खानदान के 7 लोगों की निर्ममता से हत्या कर रही है, एक महिला एक साल में 12 14 शादियां करके बैठी है, 32 साल में 32 शादियां जो करके बैठी है, क्या उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? उसको भी फांसी होनी चाहिए। परंतु भारत का संविधान और भारत के लोग इतने लुल्ल हैं कि जब उनसे कहो कि आवाज उठा लो तो नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। अपने बारी का आने का इंतजार करेंगे, और जब बारी आ जाएगी तो भागते फिरेंगे किसी एनजीओ के पास, किसी वकील के पास, या मुझ जैसे के पास। मुझ जैसे के पास आते हैं तो मुझ जैसा इंसान यही कहता है, भैया लाइव आ सकोगे? हम लाइव नहीं आएंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे तुम्हारी इज्जत रही कहां बे, जब तुम्हारे पत्नी ने पुलिस स्टेशन के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए, जब तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, तुम्हारी XYZ ने तुम्हारे पुलिस स्टेशन के दरवाजे तक खींच लाई, तो तुम्हारा इज्जत रह कहां गई? अब तो अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो तुम उसकी इज्जत बचा रहे हो। अगर अब तुम नहीं बोल रहे हो, अब तुम नहीं चिल्ला रहे हो, तो तुम उसकी इज्जत बचा रहे हो, ये मैं तुम्हें बता दूं। इसलिए तुम्हारी इज्जत तो गई जिस दिन उस औरत ने, उस महिला ने, उस पर्सन ने तुम्हें पुलिस स्टेशन का सीढ़ी चढ़ा दी, तुम्हारी इज्जत खत्म। अब अगर तुम नहीं बोलते हो तो तुम उसकी इज्जत उसके बचा रहे हो। इसलिए तुम्हारी इज्जत तो चली जा चुकी है, उसकी इज्जत क्यों बचे? भगवान बचाए, भगवान देखेगा, भगवान इंसाफ करेगा। अगर भगवान को इंसाफ करना ही होता तो तुम्हें जुबान क्यों देता, तुम्हें 2 हाथ क्यों देता, तुम्हें 2 पैर क्यों देता, तुम्हें ये आंख और नाक और कान क्यों देता? नाक दिए सांस लेने के लिए, आंख दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, और मुंह दिया है बोलने के लिए। तो इंसाफ चाहिए तो आवाज उठाइए, यही हम कहेगा। ठीक है, जो भी महिलाएं आज तलाक जिनका हो रहा है उसकी वेबसाइट होनी चाहिए।
जो महिला तलाक लेने जा रही है पहले तो उसका नाम उसका शकल छुपाते थे। पहले क्या होता था, जो महिला तलाक लेने जा रही होती थी उसकी शकल छुपाते थे, अब तो उसका नाम भी छुपा दिया गया। यानी वो नंगा नाच करे, एक आदमी का घर बर्बाद करे, 2 का करे, 3 का करे, 4 का करे, 5 का करे, 6 का करे, 7 का करे, 8 का करे, 10 का करे, भारत का संविधान उसे, दिस इज महिला की प्राइवेसी। किसी भी वकील से पूछोगे तो वो, और भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का सरकार कहती है कि महिला कुछ भी करे उसका पर्सनल मैटर है। यानी महिला किसी के ऊपर भी रेप का केस लगा दे, पोस्को का केस लगा दे, उसका पर्सनल मैटर है। दिस इज पैसा है, किससे कैसे क्यों पर्सनल है भाई? किसी सम्मानित व्यक्ति पर रेप का, पोस्को का अगर झूठा केस लगाया जा रहा है और अब वो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी की मांग कर रहा है, तो फिर वो जायज मांग है, उसको पूरा करिए। आज भी इस वीडियो को देखने वाले इंसानों से यही एक बात कहूंगा कि अगर आज तुम लोग नहीं खड़े हो रहे हो ना, तो इंतजार करो, तुम्हारे घर में किसी के साथ ऐसा होगा, तब तुम इस बात को सोचोगे। और अगर कोई कहता हो कि जी हमारे घर में तो होने का नहीं है, तो एक बात बता दूं, होगा तो है, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे किसी खानदान की किसी पर्सन के साथ होगा, होगा जरूर। और जब होगा तब तुम्हें ये वीडियो समझ में आएगा कि हाँ भाई बंदा असल कहता था। जैसे मैं आज कहता हूं कि किसी जंतर मंतर पे जाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों को जो फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भाई बंधु हैं, आपको बता दूं, एक समय था जब फेसबुक पर आप हजारों, लाखों, करोड़ों लाइव वीडियो बनाते थे तो आपको डिलीट नहीं होती थी। एक समय था कि आप लाखों वीडियो बना करके आप फेसबुक पे छोड़ दीजिए, डिलीट नहीं होगा लाइव। परंतु अब क्या है, अब लाइव 30 दिन में डिलीट हो जाता है। क्यों डिलीट किया जाता है, आपको कभी आपने इस पर गौर किया? नहीं। 2018 से जो हम लोगों ने अभियान चलाया लाइव वीडियो आकर के इन महिलाओं को एक्सपोज करने का, इन बाजारू महिलाओं को जो भारत के संविधान का सदुपयोग कर रही हैं, इन महिलाओं को एक्सपोज करने का जो हमने पीड़ा उठाया इस लाइव वीडियो के माध्यम से, तो क्या किया एनजीओ ने, वकील ने, भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने, भारत की पॉलिटिशियंस ने, भारत के वकीलों ने, इन सब ने मिलकर के फेसबुक को लेटर लिखा कि आप ऐसा करिए, ठीक है लाइव चल रहा है चलने दीजिए, परंतु उस लाइव को 30 दिन में डिलीट कर दीजिए। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दीजिए कि 30 दिन में ये वीडियो डिलीट हो जाए। इसलिए अब ये वीडियो 30 दिन में डिलीट हो जाए। परंतु इसका भी हमने तोड़ निकाल लिया है कि जो वीडियो यहाँ डिलीट हो रहे हैं, जैसे जो वीडियो आज यहाँ बन रहा है, ठीक 30 दिन बाद आपको यूट्यूब पर मिलेगा समान अधिकार आयोग। जो यूट्यूब पेज है वो समान अधिकार आयोग है, वो 30 दिन बाद आपको उस पेज पर देखने को मिलेगा। अब हमने इस तरह से कर दिया, क्या करें भाई, इस वीडियो को बरकरार तो रखना है, इस वीडियो को आगे चलाना तो है, ये वीडियो आगे चलना है। हम अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था कि समान अधिकार आयोग करके हम लोगों ने यूट्यूब पर पेज बनाया है, परंतु मजबूरी में हमें बनाना पड़ा। क्यों कर, क्योंकि 30 दिन बाद अगर यहाँ पर हमारी मेहनत डिलीट हो रही है, तो फिर कम से कम हमें उस मेहनत को दोबारा से डाउनलोड करके लोगों तक पहुंचाने का जो मौका हमें मिल रहा है, वो हम क्यों ना उसका सदुपयोग करें। तो हम यही कहेंगे कि उसके बाद अगर तलाक ले रही महिलाओं की वेबसाइट बनेगी तो जरूर इस समाज की सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। जैसे एक वकील साहब का मैंने वीडियो देखा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उस चीज को, कि अगर पुरुष या महिला किसी तलाकशुदा पुरुष या तलाकशुदा महिला से शादी कर रहे हैं तो पहले वो उनकी डिटेल्स निकाल लें। यानी आप शादी करने से पहले जो है सीआईडी बन जाए, डिटेक्टिव बन जाए, डिटेक्टिव बन जाए, डिटेक्टिव बन करके आप निकालें कि उसकी पहले शादी कहाँ हुई थी, उसकी तलाक क्यों हुआ, उसने माँ से कितना एलिमनी लिया, उसने क्या कैसे किया, उसने क्या क्या एलिगेशन लगाए थे, ये सब कोई बताता है? कोई बताएगा? अगर किसी का, मान लीजिए किसी औरत ने तलाक ले लिया, कोई औरत है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई औरत है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रहने वाली, अब उसने वहां पे तलाक लिया, 10-20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ले लिए। अब उसने उत्तर प्रदेश कानपुर छोड़ करके
अब वो गुजरात चली गई, गुजरात में रहने लग गई, सूरत में। अब वहां पे सूरत में उसने कोई लौंडा फंसाया, उससे शादी कर ली, ठीक है। अब वो सूरत का लड़के को, जो सूरत गई वहां पे सूरत में रहने लगी, अब सूरत के लड़के को कैसे पता लगे कि ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इसने एक आदमी को शादी करके 20, 30, 25 लाख रुपए लूटे। यानी अब आदमी पहले जो ऐसी सलाह दे रहे होते हैं, मुझे इनकी बातों पे हंसी आती है कि भैया अब शादी करने से पहले आपको डिटेक्टिव की डिग्री या सीबीआई की डिग्री लेनी पड़ेगी या सीबीआई ऑफिसर बनना पड़ेगा। मुझे तो अब एक आर्टिकल अभी लिखूंगा कि शादी करने से पहले या तो डिटेक्टिव बन जाइए या फिर सीबीआई ज्वाइन कर लीजिए या रॉ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप उसकी डिटेल निकाल सकें कि लड़की का पहले अफेयर तो नहीं था, लड़की पहले शादीशुदा तो नहीं थी, लड़की का पहले तलाक क्यों हुआ, लड़की की माँ का कैरेक्टर क्या है, लड़की की बाप का कैरेक्टर क्या है, लड़की के कितने बॉयफ्रेंड हैं। अब तो यही होगा ना भाई, क्योंकि सलाह देने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। यानी अब शादी से पहले डिटेक्टिव की डिग्री लीजिए, शादी करने से पहले आपको सीबीआई ज्वाइन करना पड़ेगा, शादी से पहले आपको रॉ ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप शादी कर सकते हैं। नहीं तो भैया आप आप कैसे इंक्वायरी निकालेंगे? या फिर आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी डिटेक्टिव को हायर करें, और गलती से अगर वो डिटेक्टिव मिल गया तुम्हारी उस होने वाली पत्नी से, तो फिर तो गई भैंस पानी में, फिर भैंस पानी में चली जाएगी, फिर भैंस पानी में ही जाएगी, पानी में जाके डूब जाएगी, तो फिर तुम भी डूब जाओगे। तो इसलिए इन सब का एक ही विकल्प है भैया, किसी को कोई सीबीआई बनने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई रॉ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी से को डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ भी करना है आज अभी इसी वक्त करना है, जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, इसी संगठन में किसी को पैसे दिए बगैर, किसी से पैसे लिए बगैर यहाँ पे जुड़िए, और जिस तरह से हम आवाज उठा रहे हैं उसी तरह से उड़िए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि औरत अपनी इच्छा से वेश्यावृत्ति कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता कि भैया इनकी वेबसाइट बना दिया जाए, इनके रेट फिक्स कर दिए जाएं, इनके खानदान के 4 पुश्तों की डिटेल उस वेबसाइट पर होनी चाहिए कि इसके बाप का क्या नाम है, इसकी माँ के क्या नाम है, इसके भाई का क्या नाम है, इसकी दीदी का क्या नाम है, इसके जीजा का क्या नाम है, इसके परदादा परदादी नाना नानी क्या क्या नाम है, ये सब होना चाहिए वहां पे। 4 पीढ़ियों का वहां पे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि पता तो लगे कि ये किस किस उज्जवल खून का किस उज्जवल खून का बीज है जो समाज को उन्नति की ओर लेके जा रहा है। इन लोगों पर भी एक टैक्स लगना चाहिए, है जो एक एक घंटे के 2000, 3000, 5000 लेती हैं, 10,000 तक लेती हैं। कई कई तो ये भी देखा गया है कि एक ट्रिप के 5000 हैं, 10,000 है। है आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, है नाम कुछ है, काम कुछ है। बड़ा घिन आती है। अभी मेरे को एक आईडी मिली, मैंने उस शॉर्ट स्क्रीन लेकर रखा हुआ है, डालूंगा कभी, अभी तो नहीं डाल रहा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा और भी काम चल रहा है। तो एक डॉक्टर की प्रोफाइल लिखती है, आई एम डॉक्टर, आई एम, ठीक है, एक प्रोफाइल है जिसमें एक अपने आप को बताया गया कि वो डॉक्टर है, एक प्रोफाइल मिली जिसमें बताया गया टीचर है, और बाद में जब उसके बारे में जब इंक्वायरीज बातें करते करते निकली तो पता लगता है कि वो धंधे वाली है। यानी आज जो कंडीशन है कि डॉक्टरी के आड़ में, टीचिंग के आड़ में प्रोफेशन कुछ और बताया जा रहा है। एक जो सम्मानित प्रोफेशन जिसको कहा जाता है, टीचिंग करना एक सम्मानित प्रोफेशन माना जाता है,
डॉक्टर एक सम्मानित और उस प्रोफेशन को इस तरह से सोशल मीडिया पे गंदा कर दिया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं आज भी ये कहूंगा कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उन लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि भैया जागो मोहन प्यारे जागो, नहीं तो संसार कलयुग की तरफ बढ़ रहा है। और ये कलयुग की तरफ बढ़ नहीं रहा, हम जितने भी लोग हैं जो गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, वही लोग, वही पुरुष, वही स्त्री, वही समाज, वही देश के लोग, वही देश के वासी, वही इस संसार के नागरिक जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो भी किसी भी धर्म के हों, वही लोग कलयुग की तरफ इस संसार को ढकेल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि समाज में गंदगी को रोका जा सके, एक तो एक कदम उठाया गया है विशाल गौरव समान अधिकार आयोग की तरफ से, समा प्रवीण समान अधिकार आयोग की तरफ से, उसमें अपना अमूल्य योगदान दें, आवाज उठाएं और अपनी आइडेंटिटी को छुपाए बगैर एक परिवार आयोग की मांग करें। स्त्री पुरुष के जितने भी केसेस हैं सबको नार्को टेस्ट में कन्वर्ट किया जाए कि महिला या पुरुष जो भी एलिगेशंस लगाने आता है उसका नार्को टेस्ट पहले करा दिया जाए। फिर उसके बाद जो दोषी है जरूर उसको सजा होनी ही चाहिए। मैं उस ये नहीं कहूंगा कि दोषी को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जितने भी महिला थाने हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर में किया जाए, उन सभी के फैसले खुले आसमान के नीचे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जंतर मंतर पे किया जाए, जिससे कि घर घर तक वो फैसला पहुंचे। अगर इस तरह के फैसले होने शुरू हो जाएंगे तो जो चाहे गलत पुरुष हो उसको सबक जरूर मिलेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं भारत के संविधान से कि जो आज सड़ गया है, गल गया है, बदबू आनी शुरू हो गई है, उस भारत के संविधान में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं अपने इस हिंदुस्तान के माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, इस देश के राष्ट्रपति जो मैडम है, राष्ट्रपति मैडम, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इन सब चीजों का एक सख्ती से संज्ञान लें। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में अगर इतना ही एक कहा जाए सोच समझ होती तो शायद आज हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून आ जाते जिससे परिवारों को बचाया जा सकता। तो हमारे परिवारों को अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं जो इस काम को बखूबी कर सकती हैं, या हमारे प्रधानमंत्री, या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जिन्होंने 497 को वापस लाए, या फिर हमारे देश के जो लॉ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग भी एक ऐसी चीज है जो कि समाज को देखा जाए तो, क्योंकि आज शिक्षा का स्तर इस लेवल तक गिर गया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। कभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, शिक्षा के लेवल पे भी। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। लोगों को कहता हूँ कि जिन लोगों को मेरी बात समझ में आए बहुत अच्छा, और जिन लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई उनके लिए और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उनको मेरी बात तभी समझ में आएगी जब उनके साथ या उनके अपनों के साथ ये घटना घट चुकेगी या घटने वाली होगी। जब उन पर उनके यहाँ जब ये चीजें समझ में आएंगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय शंकर महाराज। तैयार रहिए। कोशिश मैं करूंगा कि रोज समय पर लाइव आ सकूं। कोशिश करूंगा नेटवर्क जोन में आकर के मैं आप लोगों को अपनी बातों को कह सकूं, अपनी बातों को रख सकूं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।